Hello everyone, my name is Nitin Bela and I am a trainer here at Brilicus Services for web development. I have more than 6+ years of experience in the field of web development and digital marketing. So in this short video, what we are going to learn about what we are going to teach in this whole course. So we'll start with full stack web development. तो full stack की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनको हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरीके से पूरा फ्लो काम करता है और हमारे कोर्स में किस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सो वी आर स्पेसिफिकली अबाउट टेलिंग अबाउट वेब यानी वेबसाइट। तो कोई भी एक वेबसाइट अगर हम देखते हैं, सो वेबसाइट में आपके पास एक यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, जहाँ पर यूजर इंटरेक्ट करता है, एंड उसके बाद एक लॉजिकल लेयर होती है एंड एक डेटाबेस भी होता है। तो हम अपने कोर्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो वेब डेवलपमेंट इंक्लूड्स फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी है। सो वील टॉक अबाउट यूआई पार्ट। ठीक है, यूआई पार्ट को बनाने के लिए यानी हम यूज़र इंटरफेस वाले पार्ट को बनाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो देखते हैं। सो सबसे पहले HTML तो आपके पास बेसिक ही है, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिक है, ये सबको ही आना चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल हैव टू लर्न HTML। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है HTML में वो बताई जाएंगी, क्या क्या न्यू चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं इसमें वो भी बताया जाएगा। Now, the other thing we will learn is CSS, which is Cascading Style Sheet, जिसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने UI को डिजाइन करते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, एक ढांचा प्रोवाइड कराने के लिए आप HTML का यूज करते हैं, एंड वी विल यूज CSS फॉर स्टाइलिंग आवर HTML। ओके, सो HTML और CSS बहुत ज़्यादा बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आपको यूज़ करना है। ठीक है, और उसको सीखना भी है, एंड इसी काम को एफिशिएंटली करने के लिए एक तो कोर तरीके से आप करते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं। बट हम नए नए फ्रेमवर्क्स को भी इसमें सीखते हैं, लाइक टेलविंड CSS को किस तरीके से यूज करना है ताकि आप एफिशिएंटली स्ट्रक्चर बना सकें। ठीक है, नॉट ओनली टेलविंड CSS, हमारे पास बूटस्ट्रैप को भी किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, बूटस्ट्रैप भी एक फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप। ठीक है, टेलविंड CSS, बूटस्ट्रैप, वैसे फ्रेमवर्क और भी हैं CSS के, जैसे कि आपके पास फाउंडेशन भी है। ठीक है, काफी सारी चीजें सीखते हैं CSS में, काफी एडवांस टॉपिक भी हम कवर करवाते हैं, जैसे कि ग्रिड स्ट्रक्चर हो गया, या फिर SAS स्पेसिफिकली बोला जाए किस तरीके से हम यूज करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, वो भी आपको बताया जाता है। सो HTML, CSS, टेलविंड CSS एंड बूटस्ट्रैप ये बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए यूआई इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट चीज, हम एक लाइब्रेरी पढ़ते हैं विच इज रिएक्ट जेएस। ठीक है, काफी ज्यादा आप नाम आपने सुना होगा रिएक्ट जेएस। ठीक है, रिएक्ट जेएस को हम यूज करते हैं, बट रिएक्ट जेएस को सीखने से पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी विच इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको सीखनी जरूरी है। ठीक है, हम हमारे पास सीखने को बहुत सारा कुछ होता है, जैसे कि डॉम एलिमेंट्स को किस तरीके से हम मैनिपुलेट करते हैं, HTML CSS को किस तरीके से यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट के साथ, वो हम पूरा बेसिकली यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को बनाना है तो उसके यूआई में HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट तो आपको आना ही चाहिए, ये आपके पास मैंडेटरी टास्क होता है। नाउ लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, व्यू है, एंगुलर है। ठीक है, लेकिन रिएक्ट जेएस काफी ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है, और करंटली इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा जा रहा है। बहुत सारे बच्चों की जो आपके पास प्लेसमेंट वगैरह होती है, या फिर बहुत सारी कंपनीज वो रिक्वायर करती हैं कि आपको रिएक्ट जेएस आना ही चाहिए। अगर आप रिएक्ट सीख जाते हो तो आप मोबाइल डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज रिएक्ट का ही एक सब पार्ट है विच इज रिएक्ट नेटिव। तो अगर आप रिएक्ट सीख जाते हो तो आपको वो, आप अगर मोबाइल डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हो तो वो भी आपको इजी पड़ जाता है। ठीक है, सो रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, आपको वो भी यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल HTML, CSS और CSS के फ्रेमवर्क लाइक टेलविंड, बूटस्ट्रैप आपको सीखने पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आपको सीखनी ही पड़ती है ताकि आप लॉजिकल टास्क और किस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है वेब की वो आप सीख सकें, एंड देन आप सीखोगे रिएक्ट जेएस हमारे इस कोर्स में। ठीक है, सो बेसिक चीजें हैं जो हम यहाँ पर इसमें कवर कराते ही कराते हैं। नाउ
एक बारी ये आप सारा का सारा पार्ट कर देते हैं यूआई, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं फ्रंट एंड भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का मतलब है जो चीज आपके यूजर्स को विजिबल होती है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बोलते हैं हम इसको, यूआई वाले पार्ट को, जिसको हम इजीली सीख के बना सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको आ जाएंगी तो आप इजीली कोई भी यूआई बना सकते हो ना। सिर्फ यूआई से ही काम नहीं चल जाता है, आपके पास उसका बैकएंड भी डेवलप आपको करना होता है। बैकएंड डेवलप करने का मतलब है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है कहीं पे, वो डेटा किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ठीक है, वो लॉजिक लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ फॉर्म का ही देख लीजिए। फॉर्म अगर आप भरते हो तो वो आपका डेटा कहीं ना कहीं कंपनी के पास जाता है, कहीं ना कहीं स्टोर उसको कराना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तक जो भी चीजें हमने सीखी हैं फ्रंट एंड में, जो भी टेक्नोलॉजी देखी है, यहाँ पे स्टोर कराने का ऐसा कोई मेथड नहीं है। आपको बैकएंड इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आप यूजर से डेटा लेते हो और कहीं आपको सेव कराना है। अगर नहीं कराना तो वैसे वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पर आप डेटा नहीं लेते हो, लेकिन जहां पर आप डेटा लेते हो, स्टोर करवाते हो, वहां पर आपको बैकएंड इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ बैकएंड आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, जहां पर पहला आपके पास होता है एक लॉजिकल लेयर आपको सेटअप करनी पड़ती है, ठीक है। लॉजिकल लेयर, ठीक है। लॉजिकल लेयर ये क्या करती है, मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर जो आपके पास यूआई होता है, इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड भी बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, यूआई वाला पार्ट। लॉजिकल लेयर करेगा क्या, ठीक है। लॉजिकल लेयर क्या करता है, आपके फ्रंट एंड को आपके डेटाबेस से कनेक्ट करता है या बैक एंड से कनेक्ट करता है। बैक एंड सिर्फ आपके पास ऐसा नहीं है कि आप नोड जेएस सीख जाओगे, एक्सप्रेस जेएस सीख जाओगे तो आपको बैक एंड आ जाएगा, नहीं। आपको उसके साथ एक डेटाबेस सीखना पड़ेगा, ठीक है। बैकएंड के साथ हमको डेटाबेस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एक अच्छा डेवलपर जो होता है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में, सॉरी, कोई भी एक अच्छा डेवलपर होता है वो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में काम कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक लॉजिकल लेयर होती है, नाउ इसके बाद हमारे पास होता है एक डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, जस्ट एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि सपोज कीजिए आप कहीं पे साइन अप करते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप फर्स्ट टाइम किसी भी ऐप में जाते हो, आप साइन अप करते हो, लाइक मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया। एक बार साइन अप कर लेते हो, 2-3 दिन बाद आप दोबारा से आते हो, तो फिर आपको दोबारा साइन अप नहीं करना पड़ता, यानी कि आप एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें बार बार नहीं दे रहे हो, आप एक बार ही दे रहे हो। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ साइन इन करना है वैलिडेशन के लिए कि हम ये यूजर हैं यहाँ पर के, और उसके बाद साइन इन करने के बाद आप यूज कर सकते हो उस ऐप को, उसमें सारी चीजें वैसी ही होंगी, दिखाई देंगी, ठीक है। डायनामिक डेटा वैसे ही दिखाई देगा जैसे आपने रखा होगा। सपोज करो कार्ट में दो चीजें ऐड हुई की थी आपने लास्ट टाइम में, तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जाओगे उस ऐप के अंदर, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी ऐप है, साइन इन दोबारा से करोगे तो आपको वो भी जो कार्ट के अंदर का आइटम है वो उसको आपको एज इट इज ही वैसे ही दिखने वाला है। तो इस चीज को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कहीं ना कहीं तो कराना पड़ेगा, ताकि यूजर नेक्स्ट टाइम कभी भी साइन अप करे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी साइन अप करे, उसको वो इन्फॉर्मेशन दिखानी है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिखानी है वो स्टोर तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट आपको डेटाबेस की है। तो डेटाबेस जो हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने कोर्स में, वो करते हैं मोंगोडीबी को, नॉन रिलेशनल आपके पास मोंगोडीबी डेटाबेस होता है, जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट के तरीके से आपके पास डेटा स्टोर होता है, जैसे जेसन ऑब्जेक्ट वगैरह होती है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कोर्स के दौरान क्या होता है, ठीक है। तो मोंगोडीबी डेटाबेस को हम यूज करते हैं, किस तरीके से डेटा आपके पास स्टोर होगा, स्कीमा वगैरह सारी चीजें आप इसको इसमें पढ़ेंगे, डेटाबेस को किस तरीके से इंटीग्रेट करना होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डेटाबेस में और लॉजिकल लेयर में सिखाते हैं। ना पर्टिकुलरली अगर आपको, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट में जाता हूँ, मैंने फॉर्म फिल किया और सबमिट कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ पर सबमिट का बटन दबाया और डेटाबेस खुद ही समझ जाएगा कि मुझे ये डेटा लेना है, नहीं, वो नहीं समझेगा, ठीक है। इट्स अ कंप्यूटर, आपको उसको बताना पड़ता है कि अगर यूजर ने ये बटन दबाया है, वहां से कुछ डेटा आया है, तो उसको आपको डेटाबेस में कहाँ, किस पर्टिकुलर फोल्डर में भेजना है, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है, जिसके लिए आपको लॉजिकल लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। लॉजिकल लेयर जो इम्प्लीमेंट होती है हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकली आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, तो हम यूज करते हैं आपके पास नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक ब्राउजर स्पेसिफिक लैंग्वेज थी पहले से ही, वो ब्राउजर के अलावा और कहीं नहीं चल सकती थी, लेकिन उसके इंजन को, जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है,
उसको उठा के एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया कि वो ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकती है, और उसी को हम बोलते हैं नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस इज नॉट अ लाइब्रेरी, नोड जेएस इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज सिंपली अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है ताकि जावास्क्रिप्ट रन हो सके। ठीक है, तो नोड जेएस से भी आप सर्वर बना सकते हो, बैकएंड का काम कर सकते हो, बट वो काफी लेंदी कोड हो सकता है, काफी सारी चीज उसमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, एक्सप्रेस जेएस। नाउ एक्सप्रेस जेएस आपके पास जावास्क्रिप्ट बेस ही है, सारी चीजें जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट को सीख जाते हो तो जावास्क्रिप्ट को आप बैकएंड में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि आप बैकएंड सिर्फ जेएस जावास्क्रिप्ट से नहीं बनता, कई और चीजों से, पाइथन से बना सकते हो, जावा से बना सकते हो। बट हम वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है अगर आप जावास्क्रिप्ट को ही फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों में यूज करें। और फ्रंट एंड में आप जावास्क्रिप्ट सीख ही जाते हो और सेम ही लैंग्वेज को यूज करना है आगे चल के, तो इट्स क्वाइट इजी, समझने में भी इजी होता है। और अगर एक फ्लो की बात करें समझने में कि हाँ भाई पहले ये चीज सीख रहे हैं फ्रंट एंड, अब बैक एंड का सीख रहे हैं, तो कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, सेम ही लैंग्वेज पे आपको बिल्डअप करना है, तो वहां पर भी इजीली आपको समझने में हेल्प मिलती है। तो वेब डेवलपमेंट की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपके पास जावास्क्रिप्ट है, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज एक लैंग्वेज बन जाती है और कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा इजी हो जाती है। तो जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो होता है हमारे पास नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क हम यहाँ पर यूज करते हैं विच इज एक्सप्रेस जेएस। इसके अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें आती हैं, डेटाबेस इंटीग्रेशन कैसे करना है, यूआई से कुछ अगर इंस्ट्रक्शन हमको मिल रहे हैं, नोड जेएस हम सर्वर पे कोड लिखते हैं, ऐसे कोड को लिखना है, लो कोड को किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर करवानी है कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन। ना हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि यूजर डेटा भेजे ही भेजे, हो सकता है यूजर को डेटा चाहिए, वो गेट करना चाहता है, उसको कुछ डेटा चाहिए डेटाबेस से, तो वो भी कर सकता है। तो किस तरीके से कोड लिखा जाएगा कि अगर यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया है किसी डेटा को देखने के लिए, तो कोड लिखा जाएगा कि हाँ भाई अगर यूजर ने ऐसा कुछ लिख दिया है, ऐसी कोई एक क्वेरी की है, ऐसा कोई रिक्वेस्ट भेजा है, तो रिस्पॉन्स में आप उसको डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन लाके दे दोगे। ठीक है, तो किस तरीके से वो सारा का सारा फ्लो आपका बनता है, वो ही आपका बैकएंड के अंदर आपके पास कोड लिखा जाता है। ठीक है, आप बेसिकली एक सर्वर बनाते हो और सर्वर पे कोड लिखते हो कि किस तरीके से फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, रिक्वेस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एक क्लिक हो सकता है, एक डाउनलोड हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, वो रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्या रिस्पॉन्स भेजना है। जरूरी नहीं है कि हर एक रिस्पॉन्स में आपको डेटाबेस से कुछ निकाल के ही भेजना पड़े, जरूरी नहीं है, बट ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। ना हमारे यहाँ पर जो भी हम कोर्स कराते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कराने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो डेफिनेटली बिना प्रोजेक्ट के आप उसको अच्छे तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो। समझने के लिए, एक वर्क फ्लो समझने के लिए प्रोजेक्ट आपको करना ही पड़ता है। तो फ्रंट एंड में जो आपके पास प्रोजेक्ट हम कराते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास फ्रंट एंड में जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होंगे, बेसिकली स्टार्ट हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट से करेंगे। ठीक है, आपके पास दो मिनी प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इससे आपके पास दो मिनी प्रोजेक्ट होंगे जो हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही होंगे। ठीक है, और एक मेजर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, वन मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक आपके पास मिनी प्रोजेक्ट, दो मिनी प्रोजेक्ट होंगे और एक मेजर प्रोजेक्ट होगा जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से आपको करना होता है। ठीक है, बिकॉज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोर अंडरस्टैंडिंग आपके पास फाउंडेशन की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जब रिएक्ट आप सीख जाते हो, लाइब्रेरी को सीख जाते हो, तो उसके बाद रिएक्ट से आपको क्या कर, आप हम रिएक्ट जैसे हम फिर से हम दो मिनी प्रोजेक्ट्स कराते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके पास टू डू लिस्ट हो सकती है, वेदर API को कॉल करना हो सकता है, क्विज ऐप हो सकती है। ठीक है, टू मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके पास और एक मेजर प्रोजेक्ट होता है, वन मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, वन मेजर प्रोजेक्ट में हम जनरली जैसे कि आपके पास कोई LMS सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब आपका क्लोन बना सकते हो, यूट्यूब क्लोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर उठा लेते हैं एंड उसको रिएक्ट जेएस से एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली
आपके पास अगर फ्रंट एंड की बात की जाए तो आपके पास टोटल 6 प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 4 आपके पास मिनी प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड आपके पास 2 मेजर प्रोजेक्ट होते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट वी डू फॉर फ्रंट एंड, ठीक है। अब आप बात की जाए बैकएंड में, तो बैकएंड में हमारे पास एक और प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी हम बैकएंड में कराते हैं उसको एक प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कराते हैं। कोई ईआरपी सिस्टम हो सकता है, कोई एलएमएस सिस्टम हो सकता है, ठीक है। ये सारे सारे कुछ भी आपके पास एक हो सकता है, कोई सोशल मीडिया ऐप का क्लोन आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम बैकएंड जब कराते हैं तो बैकएंड आपके पास, बैकएंड में आपके पास जैसे सोशल मीडिया क्लोन, मीडिया क्लोन, सोशल मीडिया क्लोन करवाते थे आप, या फिर हम कोई भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट सोशल मीडिया क्लोन हो गया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ईआरपी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, या फिर कोई मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एलएमएस हो गया, मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कोई सा भी एक मेजर प्रोजेक्ट हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं बैकएंड में, ठीक है ना। बैकएंड में अगर आप सीख जाते हैं सोशल मीडिया या फिर ईआरपी सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम, आप कोई सा भी आप यहाँ पर कोई भी एक प्रोजेक्ट अच्छे से बना लेते हो, सीख जाते हो बैकएंड में, तो जो भी आपके फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें बैकएंड इंप्लीमेंट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई उसमें हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप अपने फैकल्टीज वगैरह को बोल सकते हैं, वो आपको हेल्प भी कर लेते हैं, ठीक है। बट बैकएंड के प्रोजेक्ट स्ट्रांग होते हैं अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि किस तरीके से फाउंडेशन आपके वर्क करती है, तो आप इजीली नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में भी उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स में इतने ज्यादा बैकएंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, बैकएंड के सिस्टम जो हमारे पास है, सोशल मीडिया क्लोन हो गए, एआरपी सिस्टम हो गए, मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, इसमें बैकएंड काफी लिखा जाएगा। तो इसमें आपको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर आप उसका अच्छे से कर लेते हैं तो फिर फ्रंट, ये जो आपके फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके इनके बैकएंड आप खुद भी लिख सकते हैं। सो टोटल आपके पास 7 to 8 प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे पास पूरे कोर्स के दौरान करवाए जाते हैं। सो दिस इज द होल सिस्टम एंड दीज आर द टेक्नोलॉजीज दैट वी कवर, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी टेक्नोलॉजीज है एक्सप्रेस जेएस के अंदर, जो भी लेटेस्ट चीजें आपके पास यूज हो रही हैं, या फिर रिएक्ट के अंदर जो भी लेटेस्ट चीजें यूज हो रही है, लेटेस्ट लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, जैसे एक्सियोस को यूज कर रहे हैं, रिएक्ट क्वेरी को यूज कर रहे हैं। आपके पास रिएक्ट के साथ साथ हमारे पास रिएक्ट प्लस रिडक्स भी होता है, ठीक है, रिडक्स टूल किट, स्पेसिफिकली टूल किट कराया जाता है। रिडक्स टूल किट किस तरीके से यूज करनी है, ठीक है, रिडक्स टूल किट की ही तरह हमारे पास जस्ट एंड भी है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में जो जो चीज़ें हमारे पास लेटेस्ट यूज हो रही है उनको कराया जाता है। नोड जेएस में या फिर एक्सप्रेस जेएस में फ्रेमवर्क में जो जो लेटेस्ट चीज़ें हमारे पास हो रही है उनको यूज किया जाता है। मोंगो डीबी में आपके पास क्या क्या चीज़ें, कोई टूल्स हो गया, जैसे मोंगो डीबी कंपास को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेटा फैचिंग और एपीआई लाइब्रेरीज के लिए हम पोस्टमैन को यूज कर रहे हैं। ये सारे जो टूल्स हैं हमारे पास, या मोंगोडीबी कंपास होगी, ये सारे टूल्स वगैरह, ये सारे की सारी लेटेस्ट जो चीजें हैं वो आपको अभी कोर्स के दौरान बताई जाती हैं किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। और मेन चीज जो हमारे पास है कि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें करने के बाद हम इसमें प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट भी कराते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट आपके पास इजीली आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग गिटहब, ठीक है, गिटहब यूज करते हैं, ठीक है, गिट एंड गिटहब यूज करते हैं, ठीक है। आप कोई और भी यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। वर्सल गिट में तो आपके पास काम करना ही पड़ेगा, गिटहब किस तरीके से यूज करना है वो सबको आना चाहिए। वर्सल हो गया या नेटलीफाई हो गया, इनमें से किसी भी, नेटलीफाई, इनमें से किसी में भी आपका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट आपके पास इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है ना। बैकएंड के लिए ऑब्वियसली बात है, वर्सल वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं फॉर बैकएंड के लिए हमारे पास क्या होता है, बैकएंड के लिए जनरली हम जिसमें डिप्लॉय कराते हैं डिजिटल ओशन, ठीक है, डिजिटल ओशन को यूज करते हैं। आप और भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर पेड होते हैं तो हम डिजिटल ओशन को यूज करते हैं। आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, प्रोडक्शन रेडी कोड बना के आपको डिप्लॉय करना भी सिखाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी हमारे पास ओवरव्यू में आपके पास हम यहाँ पर आपकी कवर करवाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी होगी कि हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या करवाते हैं।
प्रोजेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है, वो भी हमने आपको बताया, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज जो जो यूज होती है, जैसे रिडक्स टूल किट यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, ये टेलविंड हमारे पास फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। ये किस तरीके से यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको रिक्वायरमेंट हमने बता दिया कि हम क्या क्या चीजें सीखते हैं और उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। आप वनीला जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा और रिएक्ट जेएस से किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, वो अलग अलग चीजें होती हैं। फिर बैकएंड के प्रोजेक्ट्स हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, किस तरीके से उनको बनाना है, क्या करना है, सारी चीजें बेसिक सारा नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट, सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं। उसके बाद फाइनली हम बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट की तरफ। प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में हमारे पास गिटहब को यूज करते हैं, गिट एंड गिटहब को यूज करते हैं। फॉर फ्रंट एंड स्पेसिफिकली हम वर्सल और नेटलीफाई को यहाँ पर यूज करते हैं, और बैक एंड का हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम उसको यूज कर लेते हैं। नहीं तो और कोई भी है हमारे पास, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ड्रॉपलेट है, कुबरनीटिस है, तो ये सारी चीजें, ये एडब्ल्यूएस है, किस में आपको करना है वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप एडब्ल्यूएस भी यूज कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में आपको अगर AWS यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, तो ये सारी चीजें एक प्रोजेक्ट के फ्लो में आपको सारा का सारा डिटेल में बता दिया जाता है। आई होप आपको पता चला होगा कि हम अपने कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करा रहे हैं। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, आपकी कोई भी क्वेश्चन है प्रोजेक्ट रिलेटेड, या फिर आपके पास कोर्स रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आप रिलेकर सर्विसेज में कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।